नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। तो फिलहाल एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित जनपद चंपावत में हालात का जायजा लिया। उन्होंने चंपावत के तेलवाड़ा में जाकर आपदा में मृतकों को परिजनों से मिलकर उनके प्रति संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने दिवंगत की आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उनकी पीड़ा को समझती है तथा इस मुश्किल की घड़ी में सरकार पीड़ितों और आम जनमानस के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से पीड़ितों को हर संभव मदद की जाएगी। साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि जनपद में आपदा प्रभावितों को जल्द से जल्द मुआवजा देने की कार्रवाई पूरी की जाए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राहत और बचाव कार्यों में लापरवाही न बरती जाए तथा कहा कि बचाव और राहत कार्यों में तेजी से काम किया जाए। अंदर नहीं थे। उसका नतीजा भी निकला कि हमारे यहाँ पर 1 लाख लोग आए हुए हैं। 4 धाम यात्रा पर थे, पूरे उत्तराखंड की यात्रा पर थे। उस 1 लाख लोगों में से एक भी कोई भी हताहत नहीं हुआ। और उसी का जो आज बहुत बड़ी और भी इससे बड़ी भी हमको जो है नुकसान हो सकता था। अलर्ट होने के कारण नुकसान हमारा कम हो गया। आगे हम इसको और अच्छा करेंगे। अभी तो हमारी पहली प्राथमिकता है कि सभी लोग जो आपदा से ग्रसित हैं उन सभी लोगों को राहत देंगे और राहत के काम तेजी से चलें। जो हमारे संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं उनको जल्दी से जल्दी खोलें। संचार की व्यवस्था को रिस्टोर करें, बिजली की व्यवस्था को रिस्टोर करें। साथ में हमारा कई क्षेत्रों में जहाँ समस्या तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला पहुंचकर आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। वहीं आपदा प्रभावितों से मुलाकात कर उनके समस्याओं को सुना। धारचूला में मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावितों को कुल 23 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी। मुख्यमंत्री ने तहसील धारचूला मुख्यालय और जिला मुख्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। बता दें कि उत्तराखंड में आई आपदा के बाद से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। साथ ही आपदाग्रस्त जनपदों का वो दौरा कर रहे हैं। साथ ही जो भी राहत राशि उनको दी जानी चाहिए वो पीड़ितों को दी जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा में मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही सांत्वना भी दे रहे हैं। और यहाँ ये तस्वीरें सामने आई जहाँ पर वो आपदा में पीड़ित लोगों को चेक बांटते हुए दिख रहे हैं। तो आपको बता दें कि आज उन्होंने पिथौरागढ़ का दौरा किया, साथ ही चंपावत का भी दौरा किया और धारचूला में आपदा से हुए नुकसान का जायजा भी लिया। तो वहीं प्रभावितों को 23 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी की है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से एक खबर सामने आई जहां पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने आपदा से प्रभावित लोगों की राहत राशि बांटी है। साथ ही आपको बता दें कि 23 लाख रुपए उन्होंने आज बांटे हैं। आपको बताएं कि 18 अक्टूबर को उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। तो वहीं स्थिति काफ़ी भयावह हो गई थी, जिसके बाद लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। लगभग 65 लोगों की मौत इसमें हुई है। तो वहीं अब बता दें आपको कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। तो वहीं हल्द्वानी के रामगढ़ बिंदुक्ता सहित क्षतिग्रस्त गौलापुल का टीम ने स्थलीय निरीक्षण किया। आपको बता दें और जिले में अधिकारियों से नुकसान का आकलन कर विस्तृत रिपोर्ट भेजने के निर्देश भी दिए हैं। केंद्र की 7 सदस्यीय टीम के साथ आपदा प्रबंधन सचिव एस मुरुगनेश ने भी मौजूद रहे वहां। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि केंद्र की टीम आपदा प्रभावित इलाकों का स्थलीय निरीक्षण कर रही है, जिसके बाद आपदा से हुए नुकसान का सही आकलन किया जाएगा। के बाद है जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के सपोर्ट का एक रिक्वेस्ट जाता है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक इंटर मिनिस्ट्रियल सेंटर टीम है वो है कल से हमारा आपदा प्रभावित क्षेत्रों को दौरा कर रहे हैं।
कल चारधाम रोड को पूरा इन्होंने निरीक्षण किया है और पिथौरागढ़ रात को गए थे, वहाँ विलेज रोड से नेशनल हाईवे से जो भी डैमेजेस हुआ उसको आंकलन किया है। फिर सुबह से हम लोग रामगढ़ एरिया में भी आकर वहाँ कुछ प्रभावित इलाका था उसको देखा है। फिर अभी आकर डिस्ट्रिक्ट तो वहीं उत्तराखंड के कुमाऊं में पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने उधम सिंह नगर नैनीताल में आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। उनका कहना है कि आपदा से नैनीताल, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, चंपावत में भारी नुकसान हुआ है, जिसको लेकर सरकार लगातार आपदाग्रस्त क्षेत्रों में नुकसान का जायजा ले रही है। उन्होंने बताया कि आपदा में मृतक परिवारों को 4 लाख रुपए की मुआवजा राशि सरकार अभी प्राथमिकता के तौर पर दे रही है। बता दें कि आपदा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार की कार्यप्रणाली को फेल बताया है। पूर्व सीएम ने इस बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कटाक्ष भी किया है। आपको सुनवाते हैं फिलहाल उन्होंने क्या कुछ कहा। एक दूसरे को कैसे नीचा दिखाएं अपनी पार्टी में, इसी पे सब लगे हुए हैं। कोई किसी क्षेत्र में जाने को तैयार नहीं, जनता के बीच में जाने को तैयार नहीं। आप बताइए कि 36 घंटे पहले पता चलने के बाद हम लोगों ने जिस तत्परता से काम किया, भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब लोग जिस प्रकार से सक्रिय होकर और तुरंत हमें NDRF और सारी उपलब्धता कराई सेना के जवान में। कांग्रेस के सभी लोगों को कोरोना का जब सेकेंड वेव था तब भी जहां हमारा कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ जनता के बीच में था, वहां वो लोग धरने प्रदर्शनों में। तो वहीं पहाड़ों में भारी आपदा से हुए नुकसान को देखते हुए केंद्र सरकार की 7 सदस्यीय टीम हल्द्वानी पहुंची है। टीम ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और साथ ही रामगढ़, बिंदुक्ता समेत क्षतिग्रस्त गौला पुल का स्थलीय निरीक्षण भी किया। इस दौरान टीम ने अधिकारियों को नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान आपदा प्रबंधन सचिव S मुरुगेश भी वहां मौजूद रहे। के बाद है जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के सपोर्ट का एक रिक्वेस्ट जाता है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक इंटर मिनिस्ट्रियल सेंटर टीम है वो है कल से हमारा आपदा प्रभावित क्षेत्रों को दौरा कर रहे हैं। कल चारधाम रोड को पूरा इन्होंने निरीक्षण किया है और पिथौरागढ़ रात को गए थे, वहाँ विलेज रोड से नेशनल हाईवे से जो भी डैमेजेस हुआ उसको आंकलन किया है। फिर सुबह से हम लोग रामगढ़ एरिया में भी आकर वहाँ कुछ प्रभावित इलाका था उसको देखा है। फिर अभी आकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नैनीताल की तरफ से। तो वहीं उत्तराखंड की नगर पंचायत दिनेशपुर में सभागार में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे की मौजूदगी में सैकड़ों आपदा पीड़ित परिवारों को राहत चेक बांटे गए। आपको बता दें कि तेज बारिश के चलते लोगों के घरों में पानी घुस गया था और वहीं काफ़ी नुकसान भी उस पानी से हुआ था। इसी नुकसान को देखते हुए 3800 रुपये प्रत्येक पीड़ित परिवार को शासन स्तर पर दिए गए हैं। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि गनीमत है कि इस आपदा में जान का नुकसान नहीं हुआ है। ये राहत कोष का चेक है और भगवान की बड़ी कृपा है कि अतिवृष्टि हुई है। इस अतिवृष्टि में भी हमारे यहाँ जनहानि नहीं हुई, हम भगवान का धन्यवाद देते हैं। और जिनका लाखों करोड़ों में नुकसान हुआ है उसके लिए सर्वे की हमारी टीमें बन चुकी हैं और वो समीक्षा कर रही हैं। अभी तो तत्काल में जिनके घरों में पानी घुसा और पानी घुसने से किसी का बिस्तर गीला हो गया, किसी का कुछ सामान खाने पीने का नुकसान हुआ, तो ये आंशिक एक मदद है। बाकी सरकार समीक्षा कर रही है बड़े पैमाने पे, उसमें किसान भी हैं और भी जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं तो उनके मानक अलग हैं। अभी तो हल्द्वानी पहुंचे नैनीताल के प्रभारी मंत्री यतीश्वरानंद महाराज ने आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि सरकार के मंत्री, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जनता के हर संभव मदद के लिए खड़े हैं। उन्होंने बताया कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों में अधिकांश मार्गों को खोलने का काम किया जा रहा है और काफी हद तक सड़कें खोल भी दी गई हैं। स्वयं मुख्यमंत्री जी वहाँ पर पहुँच रहे हैं और आज मैं खुद अभी थोड़ी देर में भीमताल विधानसभा के अंदर राशन लेकर वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। हमारे वहाँ के विधायक, जनप्रतिनिधि लोग सब जनता के बीच में हैं
और पूरी सरकार और हमारा पूरा संगठन, सारे जनप्रतिनिधि, हमारे सभी विधायकगण अब अपने क्षेत्र में जो भी लोग आपदा से प्रभावित हुए हैं उनके बीच में लगातार उनकी सेवा के लिए तत्पर हैं। कि 18 अक्टूबर को आपदा के बाद से लगातार सीएम धामी और उनके मंत्री लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं अब सरकार में मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद हल्द्वानी दौरे पर हैं और उन्होंने आपदा से पीड़ित लोगों से मुलाकात की और साथ ही हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। हल्द्वानी दौरे पर प्रभारी मंत्री यतीश्वरानंद हैं और उन्होंने आज यहां पर पहुंचकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। साथ ही बाढ़ से जो लोग पीड़ित हैं उनको हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। तो चलिए अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर बढ़ती महंगाई के चलते आज कांग्रेस भवन के बाहर महिला कांग्रेस ने करवा चौथ त्योहार के मौके पर निःशुल्क मेहंदी कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके चलते तमाम महिलाएं आयोजन स्थल पर मेहंदी लगवा रही हैं। और वहीं आयोजकों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के चलते आज आम आदमी का जीना दूभर हो गया है, लिहाजा महिला कांग्रेस निःशुल्क शिविर कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। देखिए, बिल्कुल करवा चौथ का प्रोग्राम है और जिस तरीके से आज आप सबके समक्ष है कि देश और प्रदेश में महंगाई चरम पर है, तो उस महंगाई से महिलाओं को थोड़ी राहत देने के लिए और थोड़ा आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ सबके मन में कांग्रेस के प्रति इतना उत्साह भी है कि महिलाएं बहुत ज़्यादा नंबर्स में यहाँ मेहंदी लगवाने आ रही हैं। तो महिलाओं को इस महंगाई में एक छोटी सी राहत महिला कांग्रेस की तरफ से देने का जो प्रयास किया गया है, मुझे लगता है ये बहुत सराहनीय है। और यहाँ पर फ्री में जो है हम मेहंदी लगवा रहे हैं क्योंकि कल करवा चौथ का त्योहार है और देश और प्रदेश की समस्त महिलाओं को करवा चौथ की मैं अपनी तरफ से बधाई देती हूँ। देखिए, कल हम लोग बैठे थे आपस में, हमने चर्चा करी संजय भाई ने और हम लोगों ने मिल करके कि क्यों ना इस महंगाई के दौर में हम अपनी उन बहनों को कुछ मदद कर सके जो इस समय महंगाई से जूझ रही है, क्योंकि महंगाई का आलम तो आप देख ही रहे हैं और इस वक्त त्यौहार भी बहुत आ चुके हैं। तो इनको इससे अच्छा मौका नहीं था शुभकामनाएं देने का कि हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क मेहंदी लगवा सकें, क्योंकि हमारी बहनें रसोई में से लेकर के बाहर बच्चों तक पढ़ाने तक का पूरा खर्चा संभालती हैं, देखती हैं कि कैसे बच्चों का पालन पोषण हो। तो आज महंगाई का दौर इतना चरम सीमा पर है कि महिलाओं को अपना घर चलाना मुश्किल हो गया। आज त्यौहार है, कल त्यौहार है 24 तारीख का करवा चौथ का। मैं अपनी बहनों को शुभकामनाएं भी देती हूँ, पर हमारी बहनें ये सोच रही हैं कि हम श्रृंगार का सामान लें या घर में राशन भरें या पेट्रोल डीजल गाड़ी में डालें या गैस सिलेंडर खरीदें या मेहंदी लगवाएं, क्या चीज़ हम करें। तो इस महंगाई के दौर में क्योंकि सरकार ने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करी महिलाओं को ये प्राथमिकता देने के लिए, राहत देने के लिए, तो हमने सोचा हमारी पूरी टीम ने कि हम महिलाओं को कुछ ना कुछ राहत दें। मेरा नाम सुनीता है। मेहंदी लगाने का प्रोग्राम ये इन्होंने अच्छा किया है। आज के महंगाई के दौर में मेहंदी लगाना बहुत मुश्किल है, जिस हिसाब से रोजगार नहीं है, बेरोजगारी के हिसाब से मेहंदी लगाना बहुत मुश्किल है और महंगाई भी बहुत है। पर बहुत अच्छा कार्यक्रम है ये, मेहंदी बहुत अच्छी लगाई जा रही है। हम सभी विधायकों का धन्यवाद करते हैं और ये मेहंदी का प्रोग्राम अच्छा है और सभी महिलाओं का। तो खबर चमोली से है, जहां पर चमोली के पोखरी तहसील में 9 सूती मांगों को लेकर रजिस्ट्रार कर्मचारियों के हाथों पर काली पट्टी बांधकर कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया गया। रजिस्ट्रार कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार करने से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि अगर जल्द उनकी मांगें नहीं मानी गई तो 1 नवंबर से वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। आपको बता दें कि 9 सूत्री मांगों को लेकर रजिस्ट्रार कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पर गए हैं। तो वहीं उन्होंने आज एक अनोखा प्रदर्शन किया, हाथों पर काली पट्टी बांधकर उन्होंने प्रदर्शन किया। तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो 1 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। आपको बता दें कि अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर रजिस्ट्रार कर्मचारियों ने आज ज्ञापन सौंपा है, साथ ही धरना प्रदर्शन भी किया। तो वहीं अब उनका ये ऐलान हो गया है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो 1 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। तो खबर रुड़की से है, जहां पर सबसे बड़ी सब्जी मंडी रामपुर में रोजाना 2 से 3 हजार लोग सब्जी और फल खरीदने आते हैं, जहां ग्राहकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मंडी परिसर में जलभराव और गंदगी का आलम है। वहीं जल जमाव और जलभराव की वजह से मंडी में डेंगू बुखार का डर लोगों के मन में पैदा हो रहा है।
वहीं आढ़तियों का कहना है कि जलभराव की समस्या को लेकर समिति से कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन मंडी समिति की ओर से कोई भी निवारण आज तक नहीं हो पाया है। आढ़तियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इसका समाधान नहीं होता है तो वो धरना प्रदर्शन करेंगे और मंडी में सब्जी नहीं बेचेंगे। मंडी के अंदर यही प्रॉब्लम है सर, जैसे देखते हैं आप हमारी मंडी के अंदर पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है और इससे हम सभी लोगों को परेशानी होती है, आने जाने वालों को भी परेशानियां होती है। और जैसे मान लो हमारी सब्जी है तो हम अगर पानी के अंदर रखेंगे उस सब्जियों को लोग बाग खाएंगे तो उससे बीमार होंगे, ठीक है नहीं, और इससे किसान लोग भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। ये पिछले 3-4 महीनों से हम परेशान हैं। पानी की कोई निकासी नहीं है, पानी दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, कीचड़ है, हमें काम करने में बहुत परेशानी है। हमें नहीं, जो यहाँ पे माल लेने के लिए आ रहा है उसे ही बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पल्लेदारों का तो ये हाल है कि ग्राहकी बिल्कुल कम हो गई, इसकी वजह से कारोबार बिल्कुल ठप हुए पड़े हैं। जिधर पानी नहीं है उधर के कारोबार चल रहे हैं, पानी पे होने की वजह से हमें कारोबार करने में। परिसर में फिलहाल जल भरा हुआ है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना तो करना पड़ ही रहा है, तो वहीं बीमारियों का जो डर है उनके जहन में कहीं ना कहीं बैठता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 18 अक्टूबर को आई भीषण बारिश के चलते मंडी में पानी भर गया है, तो वहीं अब आढ़तियों का इसको लेकर गुस्सा फूटा है। उनका कहना है कि अगर वो यहाँ आते रहेंगे और पानी यूं ही भरा रहेगा तो लगातार उनके ऊपर बीमारियों का जो खतरा है वो बढ़ता जाएगा। तो आपको बता दें कि इस समय डेंगू वायरल का कहर पूरे देश में फैलता नजर आ रहा है, तो वहीं प्रशासन इस ओर कोई ठोस कदम उठाने को नहीं बात कर रहा है, क्योंकि मंडी परिसर में जिस तरीके से लोग आते हैं और जिस तरीके से जल जमाव हुआ है, तो ऐसे में बीमारियां फैलना तो लाजमी सी बात है। इसको लेकर आढ़तियों ने रोष व्यक्त किया है और सरकार को चेतावनी दी है कि अगर ये समस्या का निदान नहीं होता है तो वो वहां मंडी में सब्जी नहीं बेचेंगे। तो आपको बता दें कि आढ़तियों के साथ साथ जो लोग वहां सब्जी लेने आते हैं उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आने जाने में तो परेशानियों का सामना होता ही है, साथ ही जो बीमारियां फैल रही हैं इस समय, जो डेंगू वायरल का कहर फैल रहा है, उसको लेकर भी लोगों के जहन में एक बात बैठ जाती है कि बीमारियां बढ़ने का खतरा फिलहाल उन्हें होने लगता है। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। तो ब्रेक के बाद आप उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां पर लखीमपुर खीरी घटना में मारे गए किसानों की अस्थियां लेकर भारतीय किसान यूनियन आज हरिद्वार पहुंचा है, जहां लखीमपुर खीरी में मारे गए 4 किसानों और एक पत्रकार की अस्थियां हर की पैड़ी के ब्रह्मकुंड में मां गंगा में प्रवाहित की गई। हरिद्वार में पूरे विधि विधान के साथ लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों और एक पत्रकार की अस्थियां ब्रह्मकुंड हर की पैड़ी पर विसर्जित की गई। इससे पहले भारतीय किसान यूनियन किसानों ने अस्थियां लेकर VIP घाट पहुंचा, जहां से पैदल चलकर सभी किसान ब्रह्मकुंड हर की पैड़ी पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन के गढ़वाल मंडल के अध्यक्ष संजय चौधरी ने कहा कि आज केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार हिटलरशाही कर रही है, जिसे केवल देश के 4 ही उद्योगपति नजर आते हैं।
किसान, बेरोजगार और अन्य छोटे व्यापारी उनको नजर नहीं आते। उन्होंने कहा कि योगी और मोदी की सरकार लगातार किसानों का दामन थाम रही है, जिसका किसान समय आने पर बदला लेंगे। तो एक दूसरा भी होगा मतलब कार्यक्रम, चूंकि हरिद्वार के हैं खाली, सब पूरे उत्तराखंड में गई, सारे प्रदेश में, देश में गई, तो वो दोबारा होगा। और ये बहुत दर्दनाक घटना, तो उनके सरकार ने वो ये पूरा जो सरकार के रवैये को इस समय, उसके बाद घटना जो घटी है उसको किस तरह से देखते हैं? जो सरकार घटना क्या है, सरकार का तो मैंने गुंडागर्दी, सरकार का क्या, सरकार का तो ये कि 4 उद्योगपति बनाने, बाकी सारा देश बेचना, या न किसी हिंदू की ना किसी मुसलमान की, तो माफियाओं की सरकार। ये तो मोदी है, सिकंदरों की सरकार है। तो बताओ, सारा देश में इतना सारे धन प्रतिष्ठान पे बचा क्या देश के अंदर, सारा युवा बेजोड़ जा रहा है, युवा सारा नशे पर लग जाएगा। इस तरह जो पढ़ लिख कर बावड़े हैं क्या करेंगे, नशा ही तो करेंगे फिर। तो बहुत ऐसी सरकार तो देखी नहीं आज सरकार के बारे में तो मामला। और किसानों की जमीन भी सारी सब उद्योग, 4 उद्योगपति बनाने में, 5 कोई ये लोकल के दुकानदार, ये छोटे मोटे कुछ नहीं, किसान मजदूर ये सब खत्म। लखीमपुर खीरी में जो हमारे 4 किसान और एक पत्रकार बंधु शहीद हुए थे, जो मंत्री के बेटे ने और मंत्री ने साजिश के तहत शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी थी, उसमें 4 किसान और एक पत्रकार भाई हमारे शहीद हुए थे। उनकी अस्थियां पूरे देश में, हर प्रदेश के हर जिले में गई। तो ये हमारा भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उन शहीदों की अस्थियां हरिद्वार जिले में भी आई। हमने 2 दिन तक पूरी कलश यात्रा पूरे जनपद में उनकी घुमाई, अस्थि कलश यात्रा, और आज पूरी अरदास करी गई, पूजा पाठ करे गए, पूरे विधि विधान के साथ उनकी अस्थियों को यहाँ विसर्जित कर दिया गया। और ये सरकार जो तानाशाह सरकार है, इससे इस सरकार की मानसिकता साफ झलकती है कि जिस तरीके से दरिंदगी सरकार ने दिखाई, आने वाले चुनाव में इस सरकार का यहाँ से उत्तराखंड से भी सुपड़ा साफ होगा। उत्तराखंड की सरकार पूर्ण रूप से किसान मजदूर विरोधी सरकार है। तो उत्तराखंड में आगामी चुनाव को देखे हुए आया गया राम की राजनीति चल रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस के बागी विधायकों की घर वापसी को लेकर भी काफी संभावनाएं जताई जा रही हैं। लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत ने बागी विधायकों के लिए एक फरमान जारी किया था कि कांग्रेस पार्टी में वापसी के लिए पहले उन सबको माफी मांगनी पड़ेगी। उनके इस बयान के बाद हरक सिंह रावत ने खुले मन से माफी तो मांग ली, मगर हरीश रावत हरक सिंह के इस माफी मांगने पर कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। हरक की माफी मांगने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने पलटवार करते हुए कहा कि हरक सिंह रावत ने पूर्व में बहुत ही ज्यादा निंदनीय बयान दिए हैं और जिससे उनकी छवि उजागर होती है, और अब वह पक्षपात कर रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर इन बयानों का कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस को जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस को उत्तराखंड की जनता भी माफ नहीं करेगी। उधर आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस बीजेपी पर सवाल करते हुए कहा कि इन दोनों को ही जनता से माफी मांगनी चाहिए। किसी से भी गलती हो जाए तो माफी मांगनी चाहिए, लेकिन ये माफ करना, आना नहीं आना, ये जो पॉलिटिक्स चल रही है, माफी मांग पॉलिटिक्स, अब कौन किससे माफी मांगेगा और कौन किसको माफ करता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जो हमारी समझ में आया है, प्रदेश की जनता किसी कीमत पर किसी कांग्रेसी को माफ करने के मूड में नहीं दिख रही है। और हम ये मानते हैं कि कांग्रेस के नेता कितनी आपस में एक दूसरे से माफी मांग लें, प्रदेश की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी और इस बार कांग्रेस को इकाई पे समेटेगी। ना सैनिक माफ करेंगे। चैंपियन हो गया, तुम भी मुझे गाली दे दोगे तो मैं तब भी सहन कर लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो हरीश भाई, मैं तो हरीश भाई को बड़ा भाई कहता हूँ, हरीश भाई नहीं सहन कर पाता, लेकिन हरक सिंह रावत में इतने कोई तो रावत होना चाहिए सहन करने वाला। इसलिए चैंपियन कुछ भी बोलते हैं, इसलिए 7 गुण माफ मिलेगा। कुछ भी दे दे, गाली दे दे, मेरा भाई है, भाई रहेगा। तुम कितने ही कोशिश कर लो कि भाई उसके बोलने से अब वो और उसका मेरा प्रेम कम नहीं होने वाला। हरक सिंह रावत जी का बड़ा हाथ बताया जाता है उनके मुताबिक, तो इसलिए वो ये नहीं चाहते कि इस बार में उनका खेल बिगाड़ें। वो चाहते कि आधा अधूरा खेल ही सही कांग्रेस का, लेकिन हरीश रावत जी अकेले खेले। अब वो प्रीतम सिंह जी और हरीश रावत जी और जो गुटबाजी है उस पर डिपेंड करेगा कि वो गेम कैसे होगा। और जो मुझे जहाँ तक लगता है कि कांग्रेस इस वक्त अंतरकलह और गुटबाजी जैसी असाध्य रोग से ग्रसित है और जिसका इलाज लोक इलाज की वजह से दिया जा रहा है। जनता ने कांग्रेस से त्रस्त होकर भारतीय जनता पार्टी को अपना प्रचंड बहुमत दिया। तो वहीं मैंगलोर में क्रबको द्वारा बहुउद्देश्य किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड मैंगलोर पूर्वी में सहकारी समिति
अंगीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला सहकारी बैंक लिमिटेड हरिद्वार के निदेशक सुशील राठी ने इस समिति को अंगीकरण करने और फर्नीचर उपलब्ध कराने के लिए कर्मकों का विशेष आभार व्यक्त किया है और किसानों से अपील करते हुए कहा कि हमें जैव उर्वरकों की ओर बढ़ना चाहिए और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करना चाहिए और अपनी मिट्टी की जांच आवश्यक करनी चाहिए, तो वहीं जिससे हमें पता चल सके कि हमारी ज़मीन में क्या कमियां हैं और हम उसका समाधान कर सकें। क्रबको के पूर्व राज्य विपणन प्रबंधक गजेंद्र कुमार ने किसानों को क्रबको द्वारा राज्य में चलाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसान अपने खेतों में अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारे नवजात शिशुओं में बहुत बीमारी उत्पन्न हो रही है। किसानों को क्रबको सिटी कंपोस्ट और तरल जैव के उपयोग, इनसे होने वाले लाभ, इनको प्रयोग करने की विधि और प्रयोग करते समय रखने वाली सावधानियों के बारे में विस्तृत से चर्चा की गई। आज मंगलौर किसान सेवा सहकारी समिति जो पूर्वी है, इस पे क्रबको द्वारा इस समिति को अंगीकरण किया गया है और अगले 1 वर्ष के क्रबको की ओर से कार्यक्रम आयोजित होंगे इसमें, और पूरे प्रदेश से 1 वर्ष में एक समिति का चयन किया जाता है और ये बड़े सौभाग्य की बात है। इस समिति का चयन क्रबको द्वारा किया गया है और उसी के निमित्त आज ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में इस समिति को इन्होंने फर्नीचर उपलब्ध कराया है, कुर्सी हैं, मेज हैं, जो इन्होंने समिति की मांग रही होगी वो उन्होंने उपलब्ध कराया है और आगे 1 वर्ष के कार्यक्रम चलेंगे, जैसे खेतों में। तो खबरों फिलहाल इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।